मुश्किलों का कुछ इस कदर सामना करो ताकि जीते तो भी इतिहास बन जाए और हारे तो भी इतिहास बन जाए। हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी ग्लॉस पर। और आज है 10 जून। बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर लेकर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूं। मैं हूं आपका दोस्त दीपक। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज कवरेज को। मैंने थोड़ा सा पैटर्न जो है वो बदल दिया है। आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कि अब जो पैटर्न मैंने अपनाया है ये आपके लिए कितने फायदेमंद है। चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं इंटरनेशनल न्यूज कवरेज के साथ में। तुर्की के मरमरा सागर में बड़ा सी नॉट का प्रकोप। तो यहां हम लोग जानेंगे कि ये तुर्की की लोकेशन कहां पर है और ये सी नॉट क्या होता है। सी नॉट की वजह से एनवायरमेंटल पॉल्यूशन जो है वो क्यों बढ़ गया है और यहां पर जो सागर का रंग है वो क्यों बदल गया है। तो सारी न्यूज जो है वो हम लोग जानेंगे। यहां पर स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है मरमरा सागर की वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूरी खबर के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। विश्व का पहला देश अल सल्वाडोर बना जिसने बिटकॉइन को अपने देश की वैध मुद्रा बनाया है। तो बिटकॉइन को इसने लीगल कर लिया है, लेकिन यूएसए का जो डॉलर है वो भी यहां पर लीगल है। दोनों पैरेलल के अंदर काम करेगी। लेकिन इससे एल सल्वाडोर की इकोनॉमी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो तो हम लोग विस्तार से ही जानेंगे। लेकिन अल सल्वाडोर एक ऐसी कंट्री है जिसने रिसेंटली फरवरी 2021 के अंदर महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचार के लिए इमरजेंसी डिक्लेयर की थी। तो पूरी खबर को हम लोग विस्तार से जानेंगे। बने रहना मेरे साथ आप लोग। बेलारूस में प्रोटेस्ट करने वालों के खिलाफ 4 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। बहुत ही बड़ा कदम जो है वो यहाँ की सरकार के द्वारा उठाया गया है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर, उन्होंने कहा है कि कोई भी यदि प्रोटेस्ट करता हुआ नजर आया तो 4 साल की सजा जो है वो दी जाएगी। विश्व में पहली बार अल्जाइमर की नई दवा को मंजूरी। देखेंगे हम लोग कि नई दवा कौन सी है। बेसिकली आप लोग यहां पर देख सकते हैं एड्यूकैन्यूमैब जो है वो यहां पर नई दवा है और ये एक इंजेक्शन की फॉर्म में आती है। जानेंगे हम लोग कि व्हाट इज अल्जाइमर और भारत के अंदर इसकी क्या रेट है वो भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की ई समिति ने कोर्ट की कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग के लिए ड्राफ्ट मॉडल जारी किया। देखिए भारत के अंदर जितने भी न्यायालय हैं वहां पर ट्रांसपेरेंसी का बढ़ना जरूरी है, क्योंकि वी आर डेमोक्रेटिक कंट्री। तो यहां पर ट्रांसपेरेंसी का बढ़ना जरूरी है। इसके लिए ही स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग जो है ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी कोर्ट के अंदर। तो हम लोग जानेंगे कि क्या सभी मामले जिनके तहत लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी या फिर कौन कौन से मामले जो हैं वो लाइव स्ट्रीमिंग से बाहर रहेंगे। यदि मान लीजिए कि लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है तो वहां पर यह निर्णय करने का अधिकार किसको होगा कि उस लाइव स्ट्रीमिंग को रोका जा सके। इस खबर को भी हम लोग विस्तार से अपने क्वेश्चंस के अंदर देखेंगे। भारत में एमएसएमई के विकास के लिए विश्व बैंक ने $500 मिलियन को मंजूरी दी है। विश्व बैंक ने ऐसा क्यों किया है ये तो हम लोग जानेंगे ही। साथ में एमएसएमई जो हैं इनकी क्या स्थिति है भारत के अंदर ये भी हम लोग देखेंगे। लेकिन विश्व बैंक के लिए पहली बात नहीं है। इससे पहले जुलाई 2020 में विश्व बैंक ने पहले भी हमको $750 मिलियन का ऋण दिया था, जो भारत के एमएसएमई सेक्टर के लिए एक वरदान साबित हुआ। तो जानेंगे हम लोग इस खबर को भी विस्तार से कि क्या ये जो है ये राशि हमारे एमएसएमई सेक्टर को बूम पर लेकर जाएगी। असम कैबिनेट ने भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की तर्ज पर असम रत्न पुरस्कार स्थापित करने की घोषणा की। तो यहां पर कौन कौन से पुरस्कार जो हैं वो स्थापित किए गए हैं वो तो हम लोग जानेंगे ही। साथ में कितनी राशि जो है वो इन पुरस्कारों के तहत दी जाती है। क्या कहीं ऐसा हो सकता है कि असम ने जब ये पुरस्कार अनाउंस किए हैं, अवार्ड अनाउंस किए हैं, तो क्या इसके साथ में कुछ गलत भी हो सकता है ये भी हम लोग जानेंगे। सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान देश की 112 आकांक्षी जिलों में शुरू किया गया है। तो जानेंगे हम लोग कि आकांक्षी जिले क्या होते हैं और ये जो अभियान है कि सुरक्षित हम भी रहें और सुरक्षित तुम भी रहो, इसको भी हम लोग विस्तार से जानेंगे। भारतीय नौसेना और थाईलैंड की रॉयल थाई नौसेना के बीच इंडो थाई कॉर्पोरेट का आयोजन किया गया। देखिए हिंद महासागर इंडियन ओशियन के अंदर
काफी ज्यादा स्थिति को मजबूत करने की जरूरत है भारत को, क्योंकि चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो नीति है इसको टक्कर देनी है। तो रिसेंटली ये जो है एक पेट्रोल वेसल एक्सरसाइज जो है वहां पर की गई है। ये हम लोग जानेंगे कि भारतीय नौसेना का कौन सा आईएनएस जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है और इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं कि जब हम लोग ऐसी एक्सरसाइज करते हैं। उत्तर प्रदेश के द्वारा केवल महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ जो है वो शुरू किया जाएगा। पिंक बूथ का मीन्स है कि केवल महिलाओं का ही वहां पर टीकाकरण होगा। तो इस खबर को भी हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे। स्टडी ग्लॉस आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेके आता है। रिसेंटली एसबीआई का क्लरिकल कोर्स जो है वो लॉन्च हो चुका है, आरआरबी का कोर्स लॉन्च हो चुका है, काफी कम प्राइजेस के अंदर अवेलेबल हैं। यहां तक कि यूपीएससी का फाउंडेशन कोर्स जो है वो भी लॉन्च हो चुका है। बहुत ही बेहतरीन फैकल्टी हैं, ये मान लीजिए कि आपको रूट लेवल्स ये समझाएंगे और जब आपका सिलेक्शन होगा तो फिर आप कहलाएंगे हमारे सितारे। ठीक है, तो चलिए आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप को सारी पीडीएफ जो है वो अवेलेबल करवा दी जाएगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 9 जून के 2021 की जो एमसीक्यू है सबसे पहले उनको रिवाइज कर लेते हैं। भारत को कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना गया है? तो वो 2022 से 2024 के लिए। किस देश के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली में अध्यक्ष चुना गया है? तो वो है कहां के? मालदीव के। अमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस किस अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्रा करेंगे? न्यू शेपर्ड के। ठीक है, तो इनके साथ में इनके भाई भी जाएंगे। आसियान देशों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो वो कौन सा है? चाइना। केंद्रीय सरकार ने कोरोना के इलाज के लिए कौन सी दवा को बाहर कर दिया है? तो इन तीनों दवाओं को बाहर कर दिया है। ऑल ऑफ दवाओं इसका आंसर रहेगा। इनकम टैक्स विभाग के द्वारा कौन सी नई वेबसाइट लॉन्च की गई है? ई फाइलिंग 2.0। प्राणवायु देवता पेंशन योजना किस राज्य सरकार की है? तो वो किसकी है? हरियाणा सरकार की है। देश की पहली इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी के रूप में किसको विकसित किया जाएगा? तो केवड़िया को विकसित किया जाएगा। किस राज्य सरकार के द्वारा जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की गई है? तो वो है दिल्ली गवर्नमेंट। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द वर्ल्ड बैंक एजुकेशन एडवाइजर रिसेंटली? तो आप लोग याद रखना, रंजीत सिंह दिसेल जो है इनको अपॉइंट किया गया है। तो ये कल का हमारा स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन था कि 100% नल से जल पहुंचाने में कौन सा प्रदेश चौथे स्थान पर रहा है? तो आप लोगों ने काफी अच्छा टेलीग्राम के ऊपर पार्टिसिपेशन दिखाया। पौंडीचेरी जो है वो इसमें 4th है, जबकि फर्स्ट पे है गोवा, सेकंड पे तेलंगाना, थर्ड पे अंडमान एंड निकोबार। 2024 तक 2024 तक टारगेट है कि हर घर जो है वो नल से जल पहुंच जाए। जल शक्ति मंत्रालय का ये टारगेट है। चलिए 10 जून के बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर विस्तार से हम लोग देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट की ई समिति ने कोर्ट की कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग के लिए ड्राफ्ट मॉडल नियम जारी किए हैं। ठीक है, इसमें अंतिम अधिकार किसके पास में सुरक्षित रखा गया है? देखिए, पहले तो हम लोग ये देखें कि ये लाइव स्ट्रीमिंग करने की जरूरत कहां पड़ रही है। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखें कि ट्रांसपेरेंसी होना जरूरी है, क्योंकि जुडिशरी सिस्टम के ऊपर कई बार ये ब्लेम लगते हैं कि जो भी निर्णय दिया गया है उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। ऐसे कई बार न्यूज़पेपर के अंदर हम लोग देख लेते हैं। तो यहां पर इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, इसके साथ में ही इंक्लूसिव जो है ग्रोथ वो भी बढ़ेगी, साथ में जुडिशियल सिस्टम जो है वो काफी स्ट्रांग होगा। ठीक है, यहां हम लोग यदि पोर्टल पर जाएंगे तो ई कमिटी के पोर्टल पर जाने के बाद आपको सारा विजन जो है वो यहां पर नजर आएगा। क्या ये समिति है और इसका ओवरव्यू जो है, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है, यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ में ही आपको सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज जो है वो भी यहां पर प्रोवाइड कराई गई है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि व्हाट इज ई कमिटी। ई कमिटी क्या होती है, क्योंकि आप लोगों के मन में क्वेश्चन तो आ रहा होगा ना कि ई कमिटी क्या है और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए, ये जो है वो एक गवर्निंग बॉडी है और पर्टिकुलर इसका एक पोर्टल होता है। तो ई कोर्ट जो है
ये ये जो है एक प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च कर रही हैं, किसके तहत? नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब आईसीटी जो है, इसके तहत इंडियन जुडिशरी 2005 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ये पूरा काम जो है ये होगा सारा का सारा, इसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी और साथ में इसकी क्या की जाएगी? रिकॉर्डिंग की जाएगी। अब देखिए, ये जो ई कोर्ट्स हैं इनका काम क्या है कि इंडियन जुडिशरी जो है इसको काफ़ी ज़्यादा क्या करना, एक तो ट्रांसपेरेंट करना, ये तो है ही है, इसके साथ में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए जुडिशियल सिस्टम को पूरे भारत के अंदर त्वरित न्याय कराने के लिए इसको बनाया जाए। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ई कोर्ट्स इज ए पैन इंडिया प्रोजेक्ट मॉनिटर्ड एंड फंडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इनके द्वारा इनको फंड किया जा रहा है। इट्स विजन टू ट्रांसफॉर्म द जुडिशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री बाय आईसीटी। ठीक है, मतलब कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी एनेबल्डमेंट ऑफ कोर्ट्स। ठीक है, तो यहां पे आप लोग समझ पा रहे हैं इस चीज को। यहाँ पे देखिए कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इसका ओवरव्यू हम लोग लेते हैं कि कोर्ट जो है उनको ज़्यादा एफिशिएंट करना है, इसके साथ में ही जितना जल्दी हो सके वो जस्टिस जो है वो डिलीवर्ड होना चाहिए। फिर इसके साथ में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरह के जुडिशियल सिस्टम जो है उसको अपनाना है। इसके साथ में जल्दी भी तो होना चाहिए, क्योंकि लगभग 3.5 करोड़ केसेस जो है वो पेंडिंग चल रहे हैं। यहां पर आप लोग देखिए कि कोस्ट इफेक्टिव भी ये होना चाहिए। कोस्ट इफेक्टिव तो होगा ही, क्योंकि सारे काम जो हैं वो ऑनलाइन इसके अंदर किए जा रहे हैं। चलिए यहाँ पे अब हम लोग देख लेते हैं कि इसका एक ड्राफ्ट मॉडल जो है ये भी रिसेंटली पब्लिश किया गया है 9 जून 2021 को। तो आप लोग डेट देख सकते हैं। देखिए, इसमें अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये तो आपने सारा बता दिया कि ट्रांसपेरेंसी जो है वो इससे इंक्रीज होगी, लेकिन इसमें मेथड जो है वो कौन सा अपनाया जाएगा? देखिए, इसमें कैमरास को यूज किया जाएगा। टोटल जो है वो 5 एंगल से इसमें कैमरेज को क्या किया जाएगा? यूज किया जाएगा। सबसे पहला जो कैमरा रहेगा वो रहेगा बेंच की तरफ, जहां पर बेंच जो है वो बैठेगी, एक कैमरा वहां पर रहेगा। दूसरा रहेगा कि जो भी एडवोकेट्स हैं, ठीक है, 2 एडवोकेट्स होंगे ना, एक तो पक्ष का होगा और एक विपक्ष का होगा, तो दूसरा और तीसरा कैमरा इनकी तरफ होगा। चौथा कैमरा जो है जो भी आरोपी व्यक्ति है उसकी तरफ रहेगा, ये चौथा कैमरा। और 5वां कैमरा जो है वो रिजर्व में रखा गया है, ताकि जैसी आवश्यकता होगी उसके अकॉर्डिंग उस कैमरे को वहां पर प्रोजेक्ट किया जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई भी गड़बड़ी होती है तो यहां पर लाइव स्ट्रीमिंग रोकी भी तो जा सकती है, और इसे रोकने का जो अधिकार है वो किसके पास में है? जो भी यहां पर बेसिकली केवल सीजीआई नहीं, उस बेंच का जो भी हेड कर रहा है वही, उसको अधिकार है कि वो इस लाइव स्ट्रीमिंग को रोक सकता है। एक रिमोट जो है वो इनके पास में रहता है और लाइव स्ट्रीमिंग को ये रोक देते हैं। ठीक है, ये पूरी जो आप लोग देख रहे हैं पूरा मैकेनिज्म, इसके अंदर बॉम्बे हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, मद्रास और कर्नाटक हाई कोर्ट के जो जज हैं वो इसके अंदर शामिल हुए थे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हर मामले की लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। तो आप लोग सुनिए इसके अंदर ध्यान से कि कौन कौन से मामले जो हैं वो इससे बाहर रहेंगे। सबसे पहला है कि जो मैरिज के तहत यानी कि वैवाहिक जो मामले हैं उनको इससे बाहर रखा जाएगा, क्योंकि हो सकता है ना कि सोसाइटी के अंदर कोई इमेज जो बिल्डअप हो रखी है वो कहीं ना कहीं खराब हो जाए, इसीलिए इसको बाहर रखा गया है। दूसरा है कि जितने भी यौन अपराध हैं, जैसे रेप जो है, ऐसे जितने भी यौन अपराध हैं उनको भी इससे बाहर रखा जाएगा। इसके साथ में ही जो भी लिंग आधारित मतलब सेक्सुअल असॉल्ट जो होते हैं, क्योंकि आप लोगों ने जैसे पॉक्सो एक्ट का नाम सुना होगा, बच्चों के साथ में वहां पर जो है वो सेक्सुअल असॉल्ट किए जाते हैं, एब्यूज किया जाता है, तो ऐसे मामलों को लाइव स्ट्रीमिंग से बाहर रखा जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मिल चुका होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? बेंच के जो जज हैं, मतलब जो बेंच को हेड कर रहे हैं, उनके पास में इसका अंतिम निर्णय होगा। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। भारत में एमएसएमई के विकास के लिए किस बैंक ने $500 मिलियन को मंजूरी दी है? तो वो कौन सा बैंक है? वो है वर्ल्ड बैंक। लेकिन वर्ल्ड बैंक को क्या पड़ी है कि वो भारत के
ये एमएसएमई सेक्टर को लोन देगा? बेसिकली दो हमारे पास में संस्थाएं हैं, एक तो है वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। दोनों के जो हेडक्वार्टर हैं वो है वॉशिंगटन डीसी के अंदर। एक ही बिल्डिंग के अंदर दोनों के हेडक्वार्टर हैं, लेकिन दोनों के काम करने के तरीके जो हैं वो अलग अलग हैं। जैसे मान लीजिए कि ये जो काम है, एमएसएमई को लोन दिया गया है, ये अब हमारे देश में डेवलपमेंट जो है इसको बढ़ाएगा। इसीलिए हम लोग कहेंगे कि वर्ल्ड बैंक जब लोन देता है तो वो किसी देश के डेवलपमेंट के लिए देता है। लेकिन आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, वो लोन देगा तो वो किसके लिए देगा? जब मान लीजिए कोई भी देश इकोनॉमिकली ट्रैप के अंदर फंस चुका है, जैसे पाकिस्तान को इसने लोन दिया था आईएमएफ ने, क्योंकि वो इकोनॉमिक ट्रैप के अंदर फंस चुका था, इसलिए उसको लोन दिया गया था। तो जानते हैं हम लोग विस्तार से इसके बारे में। यहां आप लोग देख सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने $500 मिलियन जो है इनको अप्रूव किया है एमएसएमई सेक्टर के लिए। चलिए, ये जो है $500 मिलियन ये एमएसएमई के लिए दिया गया है। और यहां पे आप लोग देखिए कि वर्ल्ड बैंक बोर्ड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैज अप्रूव्ड $500 मिलियन प्रोग्राम। और फिर ये किसके लिए दिया गया है? क्योंकि कोविड-19 के तहत ये जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है ये काफी जूझ रहा है, मतलब ये जो है वो ग्रो नहीं कर पा रहा है, इसलिए ये लोन दिया गया है। तो क्या ये पहली बार दिया गया है? नहीं, इससे पहले भी जुलाई 2020 के अंदर $750 मिलियन का वर्ल्ड बैंक ने लोन दिया था। किस चीज के लिए? वो दिया था एमएसएमई सेक्टर के लिए, क्योंकि उस समय कोविड-19 पैंडेमिक जो है वो आया ही था और एमएसएमई सेक्टर को काफी इसके अंदर धक्का लगा था। तो यहां पे आप लोग देखिए कि 51 मिलियन एमएसएमई जो हैं वो पूरे कंट्री के अंदर काम करती है। और ये कितने लोगों को रोजगार देती है? 120 मिलियन पीपल जो हैं इनको एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट करती है। इसके साथ में ही 38% जीडीपी को ये कंट्रीब्यूट करती है। देखिए, ताजा आंकड़े हम लोग इसके अंदर देख लेते हैं। यहां पे देखिए आप लोग, कंट्रीब्यूशन जो है वो 30% ऑफ इंडियन जीडीपी का है। फिर 4% जो है वो एक्सपोर्ट के अंदर एमएसएमई का रोल है। 58 मिलियन एमएसएमई जो है वो थ्रू आउट इंडिया जो है वो काम करती है। और यहां पर देखिए 40% लैक एक्सेस टू फॉर्मल सोर्स ऑफ फाइनेंस, मतलब 40% एमएसएमई जो हैं उन तक फाइनेंशियल हेल्प जो है वो नहीं पहुंच पाती है, जबकि एमएसएमई सेक्टर जो है वो बैकबोन कहलाता है इंडियन इकोनॉमी का। ठीक है, तो यहां पे आप लोग समझ सकते हैं। देखिए, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज जो है इनकी डेफिनेशन के अंदर अब काफी चेंज आ चुका है। पहले डेफिनेशन ये थी कि मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज और सर्विस एंटरप्राइजेज दोनों को अलग अलग गिना जाता था, लेकिन अब जो है उनको एक साथ मर्ज कर दिया गया है। और मर्ज करने के बाद इनकी जो लिमिट्स हैं उसके अंदर भी थोड़ा बहुत चेंजेस जो है वो कर दिया गया है। ठीक है, चलिए, यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि जुनैद अहमद जो हैं वो वर्ल्ड बैंक के अंदर कंट्री डायरेक्टर हैं इंडिया के। तो आप लोग ये नाम जरूर याद रखना, जुनैद अहमद। वनडे एग्जाम के अंदर ये काफी जो है वो पूछा जाता है। इसके साथ में ही इन्हीं के कहने पर ये लोन जो है, मतलब इन्होंने सिफारिश की और फिर ये लोन जो है वो प्रोवाइड कराया गया है। यहां पे आप लोग देखिए एक प्रोग्राम है RAMP। RAMP की फुल फॉर्म है राइजिंग एंड एक्सिलरेटिंग माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस परफॉर्मेंस। ठीक है, मैं बोल रहा हूं लेकिन आप लोग इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए, अगर ये लोन जो है इसका पूरा फायदा लिया जाता है तो लगभग 5,55,000 एमएसएमई जो हैं इनके अंदर सुधार हो सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को शायद ये कंसेप्ट जो है यहां से क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ। मरमरा सागर में C0 की घटना देखी गई है, तो ये जो है वो किस देश के लिए चिंता बन गई है? तो वो बन गई है किसके लिए? टर्की के लिए। तो जानते हैं सबसे पहले हम लोग न्यूज के बारे में, ये C0 क्या चीज है। देखिए, C0 के कारण जो मरमरा सागर है इसका कलर जो है वो ग्रीनिश हो गया है। हम लोग कहें कि एक बिल्कुल कह सकते हैं डर्टी जो वाटर है वो यहाँ पे इकट्ठा हो चुका है। नावें जो हैं वो यहाँ पे फंस गई हैं, तो बिल्कुल दलदल वाला क्षेत्र जो है वो बन गया है। पूरा जो पानी है वो ग्रीनिश के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। तो सबसे पहले हम लोग मारमरा जो सी है इसकी लोकेशन हम लोग देख सकते हैं। एक तरफ ये कनेक्ट होता है ब्लैक सी के साथ में और दूसरी तरफ कनेक्ट होता है एजेन सी के साथ में। ठीक है,
यहां तक कि ब्लैक सागर जो है, ब्लैक सी, वो अजोव सागर के साथ में कनेक्ट होता है। तो यहां से यदि मान लीजिए कि रशिया से फिर यहां पे आना है तो सी ऑफ अजोव, इसके साथ में फिर ब्लैक सी, फिर सी ऑफ मरमरा, और फिर है एजियन सी। तो यहां पर चार जो हैं वो सी हैं, लेकिन एक सी से दूसरे सी के अंदर जाने के लिए आपको एक वाटर स्ट्रीट जो है उसको भी पार करनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम लोग वाटर स्ट्रीट जो है वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है ये टर्की देश से कनेक्ट होता हुआ है। ठीक है, तो आप लोग याद रखना सी ऑफ मार्मरा के यहाँ पर ये जो टर्की देश है ये यूरोप और एशिया दोनों के अंदर फैला हुआ है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि रशिया जो है वो यूरोप और एशिया दोनों के अंदर है, वैसे ही टर्की जो है वो यूरोप और एशिया के अंदर दोनों में आता है। यहां पे हम लोगों को वाटर स्ट्रीट जो है वो देखने की जरूरत है। जैसे सबसे पहले हम लोग देखें, एक है क्रंच यानी कि कर्च वाटर स्ट्रीट जो है वो यहां पर है अजोव सागर और ब्लैक सी के बीच में। फिर है बासफोरस जल संधि। तो बासफोरस कहां है? बासफोरस है इस जगह पर। ठीक है, ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को एक दूसरे से कनेक्ट करती है। फिर है डार्डेनेल्स स्ट्रेट जो है वो स्थित है कहां पर? मार्मरा सागर और किसके बीच में? एजियन सी के बीच में। ठीक है, तो आप लोग वाटर स्ट्रेट जो है इनको याद रखना, एग्जाम के अंदर ये जरूर से पूछे जाते हैं। इसके साथ में और वाटर स्ट्रेट जो है जैसे डोवर है, इसके बाद में डेनिस है, ठीक है, जिब्राल्टर, ये आप लोग देख सकते हैं। तो और वाटर स्ट्रेट जो है वो भी आप लोग देख सकते हैं। यहां पे अब डिस्कस किया जाएगा प्लैंकटन के बारे में। देखिए प्लैंकटन बेसिकली क्या होते हैं? छोटे पौधे जो कि समंदर के अंदर जीवित रहते हैं, और छोटे छोटे जीव जो होते हैं, है ना, वो भी क्या है कि समंदर में जीवित रहते हैं। ठीक है, दोनों को मिलाकर कहा जाता है क्या? प्लैंकटन कहा जाता है। और ये प्लैंकटन जो है इनको खाया जाता है फिश के द्वारा। मछलियां जो हैं वो इस प्लैंकटन को खाती हैं। अब देखिए, जो पौधे हैं यदि वो समंदर के कहें हम लोग जो सी लेवल है वहां पर ऊपर की तरफ पाए जा रहे हैं, तो इनको कहा जाएगा क्या? इनको कहा जाएगा प्लैंकटन। और जब वो पौधे की कैटेगरी में आएंगे तो इनको कहा जाएगा फाइटो प्लैंकटन। क्योंकि फाइटो का मीन्स है कि सूर्य से जो फोटोसिंथेसिस क्रिया है उससे ये अपना फूड जो है वो जनरेट करते हैं। जबकि ये जो है ये जिसमें जीव आते हैं इसको कहा जाता है जू प्लैंकटन। ठीक है, तो आप लोग दोनों के अंदर डिफरेंस समझिए। अब यहां पर जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है मार्मरा सी के अंदर, वो फाइटोप्लैंक्टन्स के कारण हुई है। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सी के अंदर ज्यादा ही कचरा जो है वो डंप कर दिया गया, जिससे इन पौधों को मतलब ये जो प्लैंक्टन्स हैं इनको ज्यादा ही क्या मिलने लग गई? यहां पर ज्यादा ही इनको पोषण, न्यूट्रिशन जो है वो मिलने लग गया, और इन्होंने अपनी संख्या जो थी वो ज्यादा बढ़ा ली, जिसके कारण सागर का जो रंग है वो गंदला, कचरा, झागदार, चिपचिपा पदार्थ जो है वो वहां पर दिखने लगा। और इसे ही क्या कहा गया? सी नोड जो है वो इसको कहा गया है। तो हम लोग देख सकते हैं कि वैरायटी ऑफ जू प्लैंकटन के अंदर कई सारे जीव जो है, जैसे फिश लार्वा है, बाद में जाके तो फिश बनेगी, लेकिन छोटा है तो फिर क्या करते हैं कि जो बड़ी फिश हैं वो इन फिश लार्वा को वो खा लेती हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि सी स्टार लार्वा जो है बेसिकली ये किस में काउंट होते हैं? ये जू प्लैंकटन के अंदर काउंट होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में विश्व की पहली कौन सी अल्जाइमर के लिए नई दवा जो है वो मंजूर की गई है? तो आप लोग याद रखना एडुकैनुमैब जो है इसको मंजूरी दी गई है। जबकि ये किस कंपनी के द्वारा? तो ये है कंपनी का नाम, और ये है किसका? ब्रांड का नाम है। चलिए इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि अल्जाइमर क्या होता है। बेसिकली अल्जाइमर होता है कि भूलने की बीमारी होती है। एक सर्टेन एज के बाद में इंसान जो है वो भूलने लगता है। बुजुर्ग जो व्यक्ति हैं वो भूलने की बीमारी इनके अंदर हो जाती है। इसके साथ में ही उनको रास्ता याद नहीं रहता, फिर घर का पता जो है वो याद नहीं रहता, सोशल वेलफेयर से ये दूर हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग एक टर्म जो है डिमनेशिया, इसको भी आप लोग याद रखिए। इसमें क्या होता है? डिमनेशिया बेसिकली जितने भी सिम्टम्स हैं, जैसे मेमोरी लॉस है, इसके साथ में रीजनिंग है या थिंकिंग एबिलिटी जो है, ये सब का सब मिलाकर ग्रुप जो है इनका सिम्टम्स, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स जो है वो क्या कहलाता है? डिमनेशिया जो है वो कहलाता है। ठीक है, यहां पर आप लोग देखिए अल्जाइमर क्या है कि अल्जाइमर इज ए कॉज ऑफ
डिमेंशिया। तो ठीक है, डिमेंशिया यहाँ पे करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगा। कई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है कि सर आप जो है प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा आपका वीक है, तो हाँ बिल्कुल मैं इस चीज़ को मानता हूँ, लेकिन यहाँ पर नॉलेज जो है उसको भी थोड़ा सा आप लोग गेन करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि नॉर्मल ब्रेन जो है उसमें कोई भी श्रिंकेज नहीं है, जबकि अल्जाइमर के अंदर श्रिंकेज जो है वो होना शुरू हो जाती है मैक्सिमम कॉर्टेक्स के अंदर, यहां तक कि हिप्पोकैम्पस के अंदर ये जो है वो श्रिंकेज होना शुरू हो जाती है, जबकि जितने भी वेंट्रिकल्स हैं वहां पर एनलार्जमेंट जो है वो होना शुरू हो जाती है। अब देखिए ये दवा जो है वो क्या काम करेगी। यहां पर आप लोग एक देखिए कि ए बीटा प्लैंक्स जो हैं वो फॉर्मेशन होते हैं, और उन्हीं फॉर्मेशन के कारण जो न्यूरॉन्स हैं इनको ढक लिया जाता है, जिससे न्यूरॉन जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते। और इन्हीं को मतलब एमेलॉइड जो बीटा है, इस एमेलॉइड जो बीटा है इस सेल के द्वारा एक प्रोटीन रिलीज होता है, और वही प्रोटीन जो है वो न्यूरॉन्स को क्या कर लेता है, ढक लेता है। और इसी को कम करने के लिए ये जो दवा है वो इजाद की गई है, जिसका नाम है एड्यू कैनू मैप जो है वो, ये दवा जो है इसको अप्रूवल मिल गई है। ठीक है, तो यदि हम लोग रिपोर्ट्स के बारे में देखें तो 50 मिलियन जो हैं वो पूरे वर्ल्ड वाइड इसके पेशेंट्स हैं अल्जाइमर के। इसके साथ में ही 2030 तक इनकी संख्या जो है वो कितनी हो जाएगी, 82 मिलियंस हो जाएगी। भारत की हम लोग बात करें तो भारत में 8% 5.3 मिलियन जो हैं वो इसकी अभी अल्जाइमर की क्या है पेशेंट्स हैं। 27 में से एक पेशेंट जो है वो इसका मिल जाता है, और यदि यही चलता रहा तो 2030 तक 7.6 मिलियन जो हैं वो पेशेंट्स हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस राज्य सरकार के द्वारा भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की तर्ज पर रत्न पुरस्कार की घोषणा की गई है, तो वो कौन सा है, असम गवर्नमेंट है। यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि इंडिया के जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है उसमें है भारत रत्न। तो टोटल 4 अवार्ड जो हैं वो असम गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाएंगे। तो आप लोग यहाँ पे न्यूज आर्टिकल देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है असम भूषण। डेट देखिए 9 जून 2021 के डेट है, मतलब रिसेंटली इन्होंने ये अनाउंस किया ही है। यहाँ पे देखिए एक है असम रत्न अवार्ड, तो ये जो है वो हर साल दिया जाएगा। किसको, केवल एक ही पर्सन को ये हर साल दिया जाएगा, और इसके तहत जो राशि दी जाएगी वो भी अभी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जो असम के सीएम हैं वो कौन है, हिमंता बिस्वा शर्मा जो है वो यहाँ के सीएम हैं। देखिए अब क्या अप्रूवल मिली है, असम विभूषण जो पुरस्कार है ये 3 लोगों को दिया जाएगा। इसके साथ में ही असम भूषण जो है ये 5 लोगों को दिया जाएगा। फिर असम श्री जो है, मतलब ये पद्मश्री का है। देखिए इसको आप लोग रिलेट कीजिए, असम सबसे पहले पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और पद्मश्री। ठीक है, उन्हीं के कैटेगरी के अंदर इनको डिवाइड किया गया है। तो असम श्री जो है वो 10 लोगों को हर साल दिया जाएगा। पहले जो हम लोगों ने देखा था अभी कौन सा, असम रत्न पुरस्कार, तो असम रत्न पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। इसके बाद में फिर है कौन सा, असम विभूषण, इसके तहत 3 लाख की। फिर है असम भूषण, इसके तहत 2 लाख की, और असम श्री जो है इसके तहत 1 लाख की राशि जो है वो दी जाएगी। इसके साथ में ही यहाँ तक कि फ्री स्टे एट असम भवन, जितने भी भवन हैं वहाँ पे आप लोगों को रहने की सुविधा जो है वो दी जाएगी, जिसको भी ये पुरस्कार मिलता है। इसके साथ में फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो दिए जाएंगे। बसेस के अंदर फ्री ट्रेवल जो है वो दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखना, ये बहुत ही बेहतरीन, ये मान लीजिए कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ देखिए कि हम लोग कहें कि 7 दिसंबर को ये साहित्यिक पेंशन योजना जो है वो अनाउंस करेंगे, उसके तहत जो भी जिस भी व्यक्ति को दी जाएगी। फिर 3 सितंबर को खेल पेंशन जो है वो जिस व्यक्ति को दी जाएगी। तो ऐसे कई सारी योजनाएं जो हैं वो इसमें अनाउंस की गई हैं। भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच हिंद महासागर में युद्ध अभ्यास किया जा रहा है। देखिए बेसिकली युद्ध अभ्यास नहीं है, एक पेट्रोल वेसल जो है इनकी, उसके थ्रू एक एक्सरसाइज जो है वो की जा रही है, ताकि इंडियन ओशियन के अंदर बेहतर जो है वो निगरानी रखी जा सके। तो भारत और थाईलैंड जो है इसके बीच में ऐसा किया जा रहा है, दोनों की नौसेनाएं यहाँ पर है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 31st एडिशन है इंडिया और थाईलैंड के बीच में, जिसको नाम दिया गया है इंडो थाई कॉर्पेट। अभी जानते हैं हम लोग इसके बारे में। देखिए 31st जो है वो एडिशन है, और इंडिया थाई जो है कॉर्पेट, इसकी फुल फॉर्म है इंडिया थाईलैंड कोऑर्डिनेट पेट्रोल। ठीक है, तो इसकी ये फुल फॉर्म है। 9 जून से 11 जून के बीच में ये आयोजित होगा, मतलब अभी जो है वो अभी चल रहा है ये। ठीक है, दोनों जो है वो इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए
कि दोनों के दोनों जो है वो ऑफशोर वेसल पेट्रो वेसल्स हैं। तो इंडिया की तरफ से जो आईएनएस सरयू जो है उसने पार्टिसिपेट किया है, जबकि थाईलैंड की तरफ से आईएनएस कराबी जो है उसने पार्टिसिपेट इसके अंदर किया है। ठीक है, अब जो है ये किसका हिस्सा है, तो ये हिस्सा है इंडियन गवर्नमेंट्स विजन ऑफ सागर। तो एक सागर प्रोजेक्ट जो है वो चलाया गया है। क्यों चलाया गया है? ताकि इंडियन ओशियन रीजन जो है वहां पर जो भी गैर कानूनी मतलब इलीगल जो एक्टिविटीज होती है उनको रोका जाए, और साथ में ही इंडियन ओशियन के अंदर सिक्योरिटी जो है उसको बढ़ाई जाए। तो यहाँ पे हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव है कि जितने भी ड्रग ट्रैफिकिंग होता है उसको रोका जाए, इसके साथ में ही फिशिंग जो है मतलब इलीगल फिशिंग जो है उसको रोका जाए, आर्म्ड रॉबरी जो है उसको रोका जाए, मैरीटाइम टेररिज्म जो है इसको रोका जाए, और यहाँ पर पायरेसी जो है पायरेट्स देखिए समुद्री लुटेरे जो हैं उनको भी यहाँ पर रोका जाए। तो बेसिकली हम लोग कह सकते हैं इसका रिजल्ट कंक्लूजन पर हम लोग ये कह सकते हैं कि चाइना की जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी है उसको ही क्या करने में है, ये कंपीट करने में है। तो बेसिकली इंडियन ओशियन के अंदर भारत का दबदबा रहना चाहिए, इसीलिए पेट्रोल वेसल की एक्साइज जो है वो की जा रही है। विश्व का पहला देश कौन सा है जिसने बिटकॉइन को अपने देश में वैध बनाया है? तो वो कौन सा है? एल सल्वाडोर। तो एल सल्वाडोर की लोकेशन सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। यहां पे आप लोग न्यूज देखिए कि एल सल्वाडोर बिकम फर्स्ट कंट्री टू मेक द क्रिप्टो करेंसी लीगल टेंडर। देखते हैं हम लोग सबसे पहले इसकी लोकेशन। तो कैरेबियन सी जो है वहां पर इसकी लोकेशन है, ये आप लोग देख सकते हैं वेस्टर्न साइड के अंदर। ठीक है, एल सल्वाडोर। एक न्यूज में आप लोगों को और बताऊं कि एल सल्वाडोर ने फरवरी 2021 के अंदर इमरजेंसी जो थी वो अनाउंस की थी, क्योंकि यहां पर महिलाओं के ऊपर अत्याचार और रेप की घटनाएं जो हैं वो ज्यादा बढ़ती जा रही थी। यहां पे आप लोग एल सल्वाडोर के जो राष्ट्रपति हैं नायब बुकले जो हैं ये यहाँ के राष्ट्रपति हैं, और इन्होंने ये ट्वीट करके अनाउंस किया था कि 84 वोट्स में से 64 वोट जो है वो इस पक्ष में आए थे कि बिटकॉइन जो है इसको लीगली अलाउ कर दिया जाए। तो जानते हैं हम लोग कि इसको अलाउ करने से होगा क्या। देखिए बिटकॉइन तो है ही, साथ में यूएस डॉलर जो है ये भी इसके साथ में पैरेलल चलेगी, तो दोनों जो हैं वो लीगल करेंसी बन गई हैं। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि द गवर्नमेंट विल गारंटी द कन्वर्टेबिलिटी टू द एग्जैक्ट वैल्यू। तो दोनों की जो है वो गारंटी ली गई है, बिटकॉइन की भी और यूएस डॉलर की भी। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि बेसिकली इससे फायदा होगा क्या। सबसे पहले तो ये फायदा होगा कि जो भी विदेश में रहने वाले एल सल्वाडोर के नागरिक हैं वो अपने देश के अंदर पैसा आसानी से भेज पाएंगे। इसके साथ में ही इजी ट्रांजैक्शन और टैक्स जो है उसको भी बचाया जा सकता है। तो जो एल सल्वाडोर की इकोनॉमी है इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो इजाफा होगा बिटकॉइन को लीगल करने से, क्योंकि रेमिटेंस जो आता है पूरे कंट्री के अंदर, रेमिटेंस जो आता है वो आता है पूरे कंट्री का 20%, जो कि विदेश में बाहर रहते हैं वो 20% वहां पर भेजते हैं। सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान देश के कितने जिलों में शुरू किया गया है? तो टोटल देश के 112 जिलों के अंदर ये अभियान जो है वो शुरू किया गया है, और इनको कहा गया है आकांक्षी जिले। याद रखना, इनको कहा गया है आकांक्षी जिले। क्यों? आकांक्षी जिले वो होते हैं जिनकी एरिया जो है वो तो ज़्यादा होता है लेकिन विकास उसके परिप्रेक्ष्य में, उसके कंपैरिजन में इतना विकास जो है वो नहीं हो पाया है। और इसको जो लॉन्च किया गया है वो नीति आयोग और साथ में पीरामल फाउंडेशन जो है इसके द्वारा इसको क्या किया गया है, जारी अभियान को शुरू किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पीरामल का। तो 26 राज्यों के 112 जिले जो हैं वो इसके अंदर शामिल किए गए हैं। चलिए बड़े हम लोग आगे देखिए बेसिकली इसका उद्देश्य क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव आप लोग समझिए कि कोविड-19 के जो रोगी हैं उनको घरेलू सहायता जो है वो दी जाएगी। इसीलिए सुरक्षित हम और सुरक्षित तुम जो है वो अभियान चलाया गया है। यहाँ तक कि 20 लाख जो लोग हैं, कितने 20 लाख मैंने बताया है, 20 लाख लोगों को इसमें हेल्प दी जाएगी। इसमें अब हेल्प करेगा कौन, ये भी तो अपने आप में क्वेश्चन है। यहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं, लोकल लीडर जो है वो इसमें, जैसे पार्षद वगैरह हैं, पंचायतों के सरपंच हैं, वो इसमें हेल्प करेंगे। इसके साथ में भी
स्वयं सेवक जो होते हैं, ठीक है, उनको भी ट्रेंड किया जाएगा, वो भी इसके अंदर हेल्प करेंगे। तो लगभग 1 लाख से अधिक जो है वो वॉलेंटियर्स इसके अंदर क्या किए जाएंगे, प्रशिक्षण जो है वो उनको दिया जाएगा, ट्रेंड उनको किया जाएगा। तो ठीक है, ऑब्जेक्टिव इसका आप लोग समझ गए होंगे कि जितने भी कोविड-19 के पेशेंट्स हैं उनको उनके घर पर ही जो है वो पूरी फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड कराई जाए। किस स्थान पर देश का पहला विभाजन म्यूजियम यानी कि पार्टीशन म्यूजियम जो है वो कहाँ बनाया गया था, तो वो बनाया गया है कहाँ पर, दिल्ली के अंदर। और ये घटना है लगभग मार्च की, तो मार्च के अंदर इसको क्या किया गया था, बनाया गया था। यहाँ पे क्या होगा कि 1947 के अंदर भारत के जो हालात हैं वो सभी हालात यहाँ पर दर्शाए गए हैं। एडा सिस्टम यानी कि एडा जो है वो एक तरीके की प्रथा है। उस प्रथा के अंदर विशेष जनजाति के जो लोग हैं वो जंगल में जाते हैं और जंगली जीवों का शिकार करते हैं, ठीक है। तो ये वन्य जीवों के लिए खतरा बनी हुई है। और ये किस सरकार की है, राजस्थान के अंदर, बेसिकली सरकार की नहीं है, राजस्थान राज्य के अंदर ये ज्यादा है। और राजस्थान के अंदर भीलवाड़ा, अजमेर, वहां पर ब्यावर के अंदर ये जो एडा प्रथा है इसका पालन वहां की जातियों के द्वारा किया जाता है। किस राज्य सरकार के द्वारा केवल महिलाओं का टीकाकरण करने के लिए स्पेशल पिंक बूथ जो है वो शुरू किए गए हैं, तो वो कौन सी है, वो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो पिंक बूथ पर होगा क्या कि केवल महिलाओं का ही टीकाकरण वहां पर किया जाएगा, क्योंकि कई बुजुर्ग महिलाएं हैं वो पहुंच नहीं पाती हैं। इसके साथ में महिलाएं घरेलू काम में ज़्यादा बिजी रहती हैं, इसीलिए स्पेशल पिंक बूथ जो है वो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। वैज्ञानिकों ने पहली बार किस ग्रह पर एक्स किरणों की खोज की है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो वो कौन सा है, वो है नेपच्यून, ठीक है। वो कौन सा है, वो है नेपच्यून। और ग्रहों का क्रम यदि हम लोग देखें, देखिए ये तो इसका आंसर हो गया, नेपच्यून हो गया। ग्रहों का क्रम यदि हम लोग देखें तो यहां पर है सन, ठीक है। तो आप लोग शुरू कीजिए बुधवार से, है ना। तो जैसे बुध है, ठीक है, तो बुधवार से फिर एक दिन छोड़ के कौन सा आता है, शुक्र आता है। फिर एक दिन छोड़ के कौन सा आता है, रविवार आता है। तो रविवार जो है वो पृथ्वी पर मनाया जाता है, अर्थ के ऊपर। फिर एक दिन छोड़ के मंगल आता है, मार्स। फिर उसके एक दिन छोड़ के क्या आता है, जुपिटर आता है। फिर सैटर्न आता है, फिर यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। तो आप लोग ये याद रखना। चलिए बढ़े हम लोग आगे। केंद्रीय चुनाव आयोग में नए चुनाव आयुक्त कौन बनाए गए हैं, तो नए चुनाव आयुक्त जो हैं वो कौन बनाए गए हैं, अनूप चंद्र पांडे जो है वो बनाए गए हैं। और ये जो इनको नियुक्त किया जाता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है। और इनकी नियुक्ति जो है वो फरवरी 2024 तक रहेगी। इस समिति के अंदर कुल 3 सदस्य हैं, ठीक है। तो सुशील चंद्रा जो है वो तो यहाँ पर क्या है, चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अनूप चंद्रा पांडे ये क्या है, सदस्य हैं। राजीव कुमार भी सदस्य हैं। सुकुमार सेन जो थे वो क्या थे, पहले भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो आप लोग याद रखना, ठीक है। तो सुशील चंद्रा से पहले कौन थे, सुनील अरोड़ा जो थे वो इनसे पहले चीफ इलेक्शन ऑफिसर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। चलिए, देश का पहला कृषि आधारित सौर संयंत्र जो है, सोलर प्लांट, वो किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो वो राजस्थान के अंदर स्थापित किया गया है। और राजस्थान में भी कहां पर, जयपुर के अंदर वो स्थापित किया गया है। एग्रीकल्चर बेसिस है, मतलब कि जैसे आप लोगों ने सुना होगा सोलर पंप, तो सोलर पंप जो है इनको यूज किया जाएगा किसके अंदर, केवल एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर। तो जितने भी सोलर पावर प्लांट लगेंगे हैं उनको सोलर पंप्स को चलाने में उपयोग किया जाएगा। और इस बिजली का उपयोग किया जाएगा किसके अंदर, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। और ऐसा पहला जो कहीं हम लोग प्लांट जो है वो राजस्थान के जयपुर में स्थापित किया गया है। आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है, अच्छा यहाँ पे जो है वो मैं क्वेश्चन जो है उसको चेंज करना मैं यहाँ पे भूल गया हूँ, ये कल वाला क्वेश्चन ही आपके सामने यहाँ पर रह गया है। चलिए मैं एक क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए यहाँ पे फ्रेम कर देता हूँ, ठीक है, लगे हाथ। चलिए आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि एक परियोजना है जिसका मैं नाम यहाँ पे लिख देता हूँ, वो है जंगी थोपन पोवारी, जंगी थोपन पोवारी जल विद्युत परियोजना, ठीक है। जल विद्युत परियोजना जो है वो किस नदी पर है ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहां पर रिवर का नाम जो है वो आप लोग को बताना है, ठीक है। इस चीज के लिए मैं थोड़ा सॉरी फील करता हूं कि ये जो है वो क्वेश्चन चेंज करना भूल गया, लेकिन आप लोग के लिए मैंने क्वेश्चन यहीं पे बना दिया है कि जंगी थोपन जो पोवारी जल विद्युत परियोजना है वो किस नदी पर बनाई गई है
ये आप लोगों को मुझे बताना है, ठीक है। तो रिसेंटली जो है इसका अपोज भी किया जा रहा है वहाँ के लोकल पीपल्स के द्वारा। चलिए, आप लोग मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं, जो भी आपका फीडबैक है, कोई क्वेश्चन पूछना हो वो पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल करवा दी जाएगी, ठीक है। चलिए, स्टडी ग्लॉस आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेके आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। चलिए, कल मिलते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।